नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। इजराइल और ईरान के बीच जंग का 8वां दिन है और हर गुजरती तारीख के साथ ये लड़ाई तेज होती जा रही है। दोनों तरफ से वार पलटवार किया जा रहा है। शुरू में इस जंग में ईरान निशाना बना, लेकिन अब वो पूरी तरह आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहा है। इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब घायल इजराइल ईरान पर पलटवार की तैयारी में है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाला वक्त ईरान पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो सकती है। लेकिन ईरान का मोर्चा भी कमजोर नहीं। इन हालात को देखें तो फिलहाल दुनिया 5 बड़े खतरों की तरफ खिसकती नजर आ रही है। रोज तबाही की एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे इजराइल ईरान युद्ध का अंजाम क्या होने वाला है? ईरान को बिना शर्त हथियार डालने का अल्टीमेटम दे रहे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कौन सा ट्रंप कार्ड चलने वाले हैं? ईरान के साथ ही रूस की अमेरिका के नाम जारी चेतावनी किस तरफ इशारा कर रही है? क्या इजराइल और ईरान का युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां किसी भी वक्त एटमी युद्ध शुरू हो सकता है? क्या पश्चिम एशिया के दो ताकतों की लड़ाई पूरी दुनिया को तीसरे महायुद्ध में झोंकने की वजह बन सकती है, वर्ल्ड वॉर करवा सकती है? हर युद्ध के कुछ नियम होते हैं, लेकिन ईरान और इजराइल की लड़ाई में हर नियम टूटता दिखाई दे रहा है। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर ही नहीं, नागरिक ठिकानों को भी निशाना बना रहे हैं। सबसे खतरनाक हथियार बारूद खाने से निकाले जा रहे हैं। इसलिए इस युद्ध से जुड़े सवाल बड़े हैं, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। ईरान इजराइल युद्ध से कई खतरे जुड़े हुए हैं। खतरे आर्थिक भी हैं, एटमी जंग के खतरे और महायुद्ध के जोखिम से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा मानवीय खतरा है, क्योंकि सैन्य ठिकानों के साथ उन इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है जहां आम लोग रहते हैं। उन अस्पतालों पर भी हमला हो रहा है जिसमें लोगों का इलाज किया जाता है। दरअसल एक दूसरे को हराने की जिद पर अड़े इजराइल और ईरान युद्ध का कोई नियम मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ आग, धुआं और तबाही। तस्वीरें इजराइल के बीरशेबा शहर की हैं और धुएं के गुबार में लिपटी ये जो इमारत आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसमें एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑफिस चलता था। लेकिन बदले की आग में जलते ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल दागकर सब धुआं धुआं कर दिया। ईरान के इस मिसाइल अटैक से कई गाड़ियों में आग लग गई, कई घरों को नुकसान पहुंचा और कई लोग घायल हो गए। यह लगातार दूसरा दिन है जब ईरान ने इजराइल के बीरशेबा शहर को निशाना बनाया है। ईरान ने 19 जून को भी यहीं के सोरोका अस्पताल पर मिसाइलें दागी थीं। हमले के वक्त अस्पताल में करीब 700 मरीजों का इलाज चल रहा था, जिनमें से 50 से ज्यादा घायल हो गए और अस्पताल की बिल्डिंग को भी काफी नुकसान पहुंचा। और अब जो ताजा तस्वीरें आई हैं, वो बता रही हैं कि ईरान और इजराइल की जंग में आने वाला वक्त बहुत भारी है। दोनों तरफ से मिसाइलों की बरसात हो रही है। आसमान में फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं। जमीन पर अफरा तफरी, भागम भाग मची है और इंसानियत कराह रही है। सीन दोनों तरफ एक जैसा है, तेवर दोनों तरफ एक जैसे हैं और जीत की जिद दोनों तरफ एक जैसी है। खून भी दोनों तरफ एक जैसा बह रहा है। लेकिन न इजराइल रुकने को तैयार है, न ईरान झुकने को। इस युद्ध में दोनों तरफ से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों तरफ से युद्ध के नियम तोड़ने के दावे किए जा रहे हैं। गुरुवार को ईरान ने इजराइल के अस्पताल पर मिसाइल अटैक किया और अब इजराइल पर तेहरान के अस्पताल पर बमबारी करने का आरोप लगा रहा है। ईरान का इल्जाम है कि 13 जून से जंग शुरू होने के बाद इजराइल अब तक 3 ईरानी अस्पतालों पर हमला कर चुका है, 6 एम्बुलेंस और हेल्थ सेंटर को भी तबाह कर चुका है। अपने इसी इल्जाम के बल पर इजराइल के अस्पताल पर किए गए हमले को जायज ठहरा रहे ईरान ने अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।
उन हथियारों के इस्तेमाल के दावे किए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल या तो बरसों से नहीं किया गया या फिर आज तक कभी नहीं किया गया। इन्हीं में से एक है क्लस्टर बम। इजराइल का इल्जाम है कि 19 जून को ईरान ने उस पर क्लस्टर बम से लैस मिसाइल दागी। यह हमला मध्य इजराइल के घनी आबादी वाले गुश दान इलाके में किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के मुताबिक मिसाइल 8000 फीट की ऊंचाई पर हवा में फट गई और उससे निकले 25 छोटे छोटे बम 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। इजराइल के इस इल्जाम ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। सवाल है कि इजराइल के इस इल्जाम से दुनिया सकते में क्यों है? जवाब क्लस्टर बम की मारक क्षमता में छिपा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान के ताजा मिसाइल हमलों में कम से कम 17 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो इजराइल पर ईरान के ताजा मिसाइल हमलों में 17 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, घायलों में 3 की हालत गंभीर। तो इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है। इजराइल पर ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों में कम से कम 17 लोग घायल हुए हैं और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये ईरान का ताज़ा हमला है इजराइल पर। तो संघर्ष दोनों देशों के बीच तेज हुआ है और क्लस्टर बम की भी चर्चा है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्लस्टर बम क्या होते हैं। दरअसल ये मिसाइल के साथ भेजे जाने वाले छोटे छोटे बम होते हैं जो बड़े इलाके में तबाही मचाते हैं। ये मिसाइल से कैसे जुड़े होते हैं, कैसे लॉन्च किए जाते हैं और कितने खतरनाक हो सकते हैं, आपको एक एनिमेशन के जरिए अब हम आपको बताते हैं। क्लस्टर बम के लिए मिसाइल को खास तरीके से डिजाइन किया जाता है। मिसाइल का वॉरहेड यानी जिस हिस्से में विस्फोटक होते हैं उसमें खास कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं और मिसाइल के कंटेनर में दर्जनों छोटे बम भी फिट कर दिए जाते हैं जिसे सबम्यूनिशन कहा जाता है। मिसाइल का ट्रिगर मैकेनिज्म सेंसर या टाइमर से लैस होता है जिसकी वजह से टारगेट के पास पहुंचने के बाद मिसाइल के कंटेनर का ढक्कन खुल जाता है। इसके बाद सबम्यूशन जमीन पर गिरने लगते हैं। इनमें से कुछ बमों में साधारण गाइडेंस सिस्टम होता है लेकिन कई बार ये अनगाइडेड भी होते हैं यानी अंधाधुंध गिरते हैं और जमीन पर गिरकर टारगेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। वैसे तो ये सबम्यूनिशन जमीन पर गिरते ही फटने के लिए डिजाइन किए जाते हैं लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कई बार तकनीकी खराबी की वजह से चलते हैं और पर फट नहीं पाते हैं। ये सबम्यूशन लंबे समय तक खतरा भी बने रहते हैं। तो ये भी एक चुनौती रहती है जब इस तरह के बम जमीन पर गिरते हैं। और जब से इजराइल ने ईरान पर क्लस्टर बम दागने का आरोप लगाया है, युद्ध के माहौल में तनाव और बढ़ गया है। माना जा रहा है इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर इसका जवाब दे सकता है। इजराइल के निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तो हो ही सकते हैं, वैसे बंकर भी हो सकते हैं जिन्हें ईरान ने काफी एहतियात के साथ तैयार करवाया है। इन्हें तबाह करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से GBU-57AB नाम का बंकर बस्टर बम मांग रहे हैं। इजराइल ने अगर ये बम हासिल कर लिया तो तबाही मच सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे एनिमेशन के जरिए अब आपको दिखाते हैं। गैर परमाणु बम की कैटेगरी में GBU-57 को सबसे शक्तिशाली बम माना जाता है। इसे आमतौर पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की मदद से भी गिराया जाता है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि इन्हें रडार पकड़ नहीं पाते। GBU-57 बंकर और सुरंग तबाह हो सकते हैं। ये मिलिट्री ग्रेड GPS सिस्टम से लैस होता है। बंकर को भेदते वक्त ये खुद ना बिखर जाए इसलिए इसकी बॉडी हाई परफॉर्मेंस स्टील अलॉय से तैयार की जाती है और एक्टिव होने के बाद ये जमीन के अंदर 60 मीटर तक भेद भी सकती है। इसे यूं समझे कि एक बार में मकान की 20 मंजिल को ये भेद सकती है। वजन लगभग 13,600 किलो का होता है, यानी कि इसका वजन देखिए कितना ज्यादा। लंबाई 6.2 मीटर और मोटाई करीब 0.8 मीटर होती है। GBU-57 को सबसे कामयाब बंकर बस्टर माना जाता है। ये अपने साथ 2,267 किलो बारूद ले जा सकता है।
देखिए किस तरह से ये अंदर पेनिट्रेट करता है। एक GBU 57 बम की कीमत करीब 29 करोड़ रुपए आंकी गई है। इजराइल अब अमेरिका से इसी GBU 57 की डिमांड कर रहा है, लेकिन अमेरिका के मन में क्या है ये बात सिर्फ ट्रंप जानते हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ एक्शन पर फैसला लेने के लिए ट्रंप ने भले ही 2 हफ्ते का वक्त ले लिया हो, लेकिन ईरान के साथ ही रूस, चीन और उत्तर कोरिया के बयान एटमी जंग का खतरा बढ़ा रहे हैं। ईरान किसी भी वक्त परमाणु हथियार बन सकता है। ये बात अमेरिका क्यों कह रहा है? ईरान पर अमेरिका का एटमी इलाज क्यों? ईरान के खिलाफ एटमी इल्जाम लगाने के बाद एक्शन पर फैसला लेने के लिए अमेरिका ने 2 हफ्ते का वक्त क्यों लिया? अमेरिका 2 हफ्ते में क्या करने वाला है? रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे खास साथी दिमित्र मेदवेदेव ने अमेरिका को चेरनोबिल परमाणु हादसे की याद क्यों दिलाई? रूस ने अमेरिका को क्यों दिलाई चेरनोबिल की याद? इन 3 सवालों के 3 अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, एटम बम का जिक्र तीनों में है। इसकी वजह समझिए। एक तरफ ईरान की मिसाइलें इजराइल के मिलिट्री बेस, पोर्ट और अस्पतालों तक पर कहर बनकर टूट रही हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी और ईरान के मंत्रालय एटम बम की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए ट्रंप ने 2 हफ्ते की डेडलाइन तय कर दी है। ये सब तब हो रहा है जब इजराइल और ईरान की जंग हर बदलती तारीख के साथ तेज होती जा रही है। इसमें परमाणु बम की एंट्री की आशंका ने दुनिया को तो भयभीत कर रखा है, क्योंकि ये वो परमाणु बम होगा जो मिडिल ईस्ट की रेतीली जमीन पर रेडियो एक्टिव तूफान ला सकता है। अब रूस के एक आउटलेट के एक्स हैंडल से जारी ये वीडियो देखिए। इंटेल सलवा नाम के रूसी हैंडल ने ये वीडियो ईरान के टीवी चैनल के हवाले से जारी किया है, जिसमें ईरान की फौजी वर्दी में एक शख्स न्यूक्लियर रेडिएशन के निशान वाली मिसाइल के मिनिएचर को छू रहा है। इस वीडियो के साथ अरबी और अंग्रेजी में लिखा है मे बी, यानी ऐसा हो सकता है। सवाल ये है, इस वीडियो का मतलब क्या है? इस वीडियो के साथ लिखे गए मे बी का मतलब क्या है? क्या ये वीडियो ईरान की तरफ से एटमी धमाके की धमकी है? और सवाल ये है कि कैसे? Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. अगर ईरान ने अभी तक एटम बम बनाया ही नहीं, तो ईरान की सरकार एटमी धमकी कैसे दे रही है? लेकिन अमेरिका मान बैठा है कि ईरान बहुत जल्द परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। ईरान परमाणु बम बनाता है या नहीं? अगर बनाता है तो कितने दिन में बनाता है? इसे लेकर अटकलें लगाई जा सकती है। लेकिन ईरान ने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक को जिस अंदाज में दहलाया है, इजराइल के मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जिस तरह तार-तार किया है, वो ईरान के खतरनाक इरादों का सबसे बड़ा सबूत है। वैसे भी भेजने में सक्षम है ईरान की ज्यादातर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें। एटम बम ले जाने में सक्षम है, तो क्या इजराइल पर बरसती ईरानी मिसाइलें मध्य पूर्व की रेत पर अब केवल बारूद नहीं, एटमी बर्बादी की आहट है? सवाल यह है कि ईरान को ये कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है? अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 रूस से, या अमेरिका के दुश्मन नंबर 2 चीन से, या डॉलर के लिए कुछ भी बेच देने वाले और एटम बम का ब्लैक मार्केट चलाने वाले पाकिस्तान से? दुनिया ने देखा कि आदत से मजबूर आसिम मुनीर ने अमेरिकी डॉलर के लिए व्हाइट हाउस जाकर ईरान का सौदा कर लिया। इसलिए अब ईरान को पाकिस्तान से मदद तो मुमकिन नहीं दिखती, लेकिन रूस और चीन लगातार उसके साथ खड़े हैं। ईरान को मिल रहा यही सपोर्ट और ईरान को तबाह करने की अमेरिका और इजराइल की जिद साउथ एशिया में एटमी गुबार उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री बातचीत के लिए जिनीवा पहुंचे। ईरान इजराइल युद्ध खत्म कराने की बड़ी पहल 3 यूरोपीय देशों के मंत्री कर रहे हैं। ईरान से बात, शांति का रास्ता तैयार करने की जिनीवा में बड़ी पहल इस वक्त हो रही है। तो बड़ी खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्री बातचीत के लिए जिनेवा पहुंचे हुए हैं। ईरान इजराइल युद्ध खत्म करने की पहल इसे मानी जा रही है। 3 यूरोपीय देशों के मंत्री कर रहे हैं ईरान से ये बातचीत, शांति का रास्ता तैयार करने की जिनेवा में ये पहल मानी जा रही है। तो इस वक्त एक तरफ जब संघर्ष तेज हो रहा है, दूसरी तरफ
शांति बहाली की भी कोशिशें, उसकी पहल इस वक्त जिनीवा में चल रही हैं। तो अगर आठवीं युद्ध छिड़ा तो नतीजा विश्व युद्ध भी हो सकता है, ये सब मानते हैं, लेकिन उससे पहले दुनिया पर आर्थिक तबाही का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच पूरी दुनिया की निगाहें जिस खास जगहों पर लगी हुई हैं उनमें से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जल संधि। तो किस तरह का ये इलाका है आपको समझाते हैं। समंदर का एक करीब 33 किलोमीटर लंबा सकरा गलियारा है ये, जो फारिस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से ये जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान है तो दक्षिण छोर पर ओमान और संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने वाले देशों की बाकी दुनिया से जोड़ने वाला समंदर का इस सकरा गलियारा अगर बंद हो गया तो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल हिल जाएगी। इसकी कई वजह हैं, आप इस एनिमेशन से और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये वो इलाका है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। खाड़ी देशों से कच्चा तेल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर हर रोज हजारों जहाज इसी तरह एशियाई देशों और दुनिया के दूसरे इलाकों के लिए निकलते हैं। अगर इनकी आवाजाही रुकी तो दुनिया की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ सकती है और ये सभी जहाज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ 33 किलोमीटर चौड़ा ये इलाका हॉर्मुज जल संधि है। अगर ईरान ने अपनी ताकत के इस्तेमाल से यहाँ जहाज़ों की आवाजाही रोकी तो भारत पर भी ये बुरा असर डालेगा। आपके आंकड़ों के साथ समझाते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादन का 5वां हिस्सा जहाज़ों के जरिए इसी इलाके से गुजरता है। साल 2024 में हर दिन औसतन 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इस रास्ते से गुजरा। इसमें सबसे ज्यादा करीब 40% निर्यात सऊदी अरब ने किया। दुनिया में गैस उत्पादन यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का 5वां हिस्सा भी यहीं से होकर दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचता है। 2024 में यहां से 1 करोड़ बिलियन क्यूबिक फीट एलएनजी रोज इस रास्ते से गुजरी। वैसे तो यह जल संधि 33 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन इसमें भी जिन लेंस ने जहाज गुजरते हैं वो भी ज्यादा सकरा इलाका है। इसके अलावा दुनिया में समुद्र के जरिए होने वाले बाकी कारोबार का बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। पश्चिम एशिया में चल रहे ताजा युद्ध के बीच ईरान के कई नेताओं ने इस खास गलियारे को बंद करने की धमकी दी है। 1980 और 1988 में ईरान इराक युद्ध के दौरान दोनों ही देशों ने हॉर्मुज की खाड़ी में कई व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया था, जिसे तब टैंकर वॉर कहा गया। लेकिन हॉर्मुज जल संधि फिर भी पूरी तरह बंद नहीं हुई। साल 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा तो यहीं करीब 4 जहाजों पर हमले हुए, जिनके लिए अमेरिका ने ईरान को दोषी बताया, लेकिन ईरान ने आरोपों से इनकार कर दिया। अगर ईरान हॉर्मुज जल संधि को बंद करता है तो खाड़ी देशों में अमेरिका के साथी देश भी ईरान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जो फिलहाल ईरान पर हमले के चलते उसके प्रति कुछ हमदर्दी दिखा रहे हैं। एशियाई देशों के लिए तो ये जल संधि काफी अहम है। 2024 में इस रास्ते कच्चे तेल का 84% और एलएनजी का 83% हिस्सा चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों को गया। खुद तेल और गैस निर्यात पर निर्भर ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए भी हॉर्मुज जल संधि काफी अहम है। अगर हॉर्मुज की खाड़ी बंद होती है तो भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात से भारत को कच्चे तेल का निर्यात इस रास्ते से होता है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल विदेशों से ही आयात करता है। इसी रास्ते से भारत कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भी आयात करता है। हॉर्मुज बंद हुआ तो भारत के लिए बड़ी चिंता की बात हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बंद होगी तो तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी ग्लोबली, और उससे यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी अगर स्लो डाउन होता है, तेल का दाम बहुत बढ़ जाएगा उसके बंद होते ही। और तेल का दाम अगर बढ़ गया, 10 दिन भी अगर बढ़ गया, तो अमेरिका, यूरोप, सब जगह रिसेशन, मंदी का दौर आ जाएगा। और ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। ग्लोबलाइज वर्ल्ड के मतलब ये है कि पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ेगा। भारत पे भी असर पड़ेगा अगर तेल की दाम बढ़ती है।
हमारा लक्ष्य है 6 से 8% इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इफेक्टेड हो जाएगी अगर तेल का दाम बढ़ जाता है, $80 और $90 भी पहुंच जाता है क्रूड पर बैरल, इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जंग कोई लड़े, असर पूरी दुनिया पर होता है। सीधी कीमत पर पूरी दुनिया उसकी चुकाती है। न्यूज़ एट 8 में आज के लिए इतना ही। एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी हैं। नमस्कार।